तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 इतिहास, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, पाठ नंबर 8। पाठ का नाम है आपका किसान, जमींदार और राज्य। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। इसका भाग 1 जो है आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया था। अब जो है इस वीडियो में भाग 2 होने वाला है। मतलब वीडियो का जो है चैप्टर का आधा हिस्सा करवा दिया था भाग 1 के अंदर। भाग 2 के अंदर जो है आगे का हिस्सा कराने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। आपको इस कंप्लीट बुक के जो है नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, MCQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी चीज़ें चाहिए होती है एग्जाम्स के लिए, वो सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी, साथ में वीडियोस भी मिलेंगी। तो डिस्क्रिप्शन में पेज और प्लेलिस्ट दोनों का लिंक है, जरूर से चेक कर लेना। अब शुरू करते हैं कहानी को। बहुत मज़ेदार कहानी थी, मतलब शुरू तो हो रखी है वैसे कहानी, आगे बढ़ाते हैं कहानी को। देखो यहाँ पे 3 कैटेगरी के लोगों का हमने जिक्र किया था। एक था किसान, एक जमींदार और एक था राज्य। राज्य यहाँ पे मुगलों की बात है, मुगलों का राज चल रहा था, मुगलों का था वो सारा राज्य। आगे जो है मैप भी मिलेगा जिसके अंदर आइडिया लगेगा आपको कि कितने बड़े हिस्से पे उनका राज था और किस हिसाब से उनकी जो है तकनीक चल रही थी। हाँ, एक चीज़ याद रखने की है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई है, आइन-ए-अकबरी, इसको लिखा है अबुल फजल ने। ये वो किताब है जिससे हमें सारे सबूत मिले हैं इनके, मतलब जो भी कुछ था ना, यानी कि कैसी सेना थी, जमींदार क्या थे उस समय के, जमींदार कैसे रहते थे, किसानों के क्या हालचाल चलते थे, वो सारी चीज़ें हमें आइन-ए-अकबरी से मिली है। कुछ और स्रोत भी थे लेकिन उनसे ज़्यादा हमें मतलब फ़ायदा पहुंचा नहीं। जो असली फ़ायदा हमें पहुंचा वो था आइन-ए-अकबरी किताब से। सो इसीलिए इसकी जो है अहमियत काफ़ी ज़्यादा है और ये जो है स्पेशली लिखवाई गई थी ताकि इतिहास को सुरक्षित रखा जाए। इसी मकसद से इसको लिखवाया भी गया था। अब जानते हैं, हम यहाँ पे आ चुके थे जंगल और कबीलों पे। देखो कुछ लोग क्या हो रहा था, कुछ लोग जो है जंगलों में रहा करते थे। शुरुआती दौर में इंसानों ने जंगलों में रहना शुरू किया, लेकिन कुछ जो लोग थे, समूह थे, उन्होंने अपने सरदार चुने और राज्य बनाने शुरू कर दिए। अब वो सरदारों की लालच जो है बढ़ गई थोड़ी सी। उनको लगा कि थोड़ा और इलाका कब्जा लिया जाए, तो उन्होंने जो है अपने इलाके बढ़ाने शुरू कर दिए। जनपद बन गए, महाजनपद बन गए, ऐसे बहुत बड़े बड़े हिस्सों पे उन्होंने राज करना शुरू कर दिया। लेकिन वो लोग जिन्होंने ये सोचा ही नहीं कि आगे हमारे साथ कुछ बदलाव होने वाला है, वो लोग जो आदिवासी थे, जो जंगलों में अभी भी रह रहे थे जबकि दुनिया जो है कहीं और पहुंच चुकी थी, तो उस समय जो है उन लोगों को जो है, उन लोगों के लिए जंगली नाम के शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इनको कोई आइडिया नहीं है, कुछ नहीं है, बेवकूफ़ है ये। अब इनकी जो दिनचर्या थी साल के दौरान बदलती रहती थी। बसंत के मौसम में जो है ये जंगल से उत्पाद इकट्ठा किए जाते, गर्मियों में मछली पकड़ी जाती, मानसून के महीने में खेती भी की जाती और सर्दियों या फिर जाड़ों के महीनों में जो है शिकार किया करते थे। अब ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि देखो सर्दियों में सबसे बड़ी दिक्कत है, बाकी मौसम में ये कुछ ना कुछ मिल जाएगा इनको खाने को। सर्दियों में देखो इनका ये तो था नहीं कि भाई साहब हमको अमीर बनना है, एक महल बनाना है और व्यापार करना है बहुत बड़े इलाके में। ऐसा कुछ इनका इरादा नहीं हुआ करता था। इनका एक सिंपल सा इरादा था। वो क्या था कि यार अपना बस पेट भर जाए, जिंदा रहे, और क्या चाहिए अपने को, है ना। लेकिन समय वहीं पे बदल गया, सोच बदल गई। हुआ क्या कि मुगल जो राज्य था, जो राज कर रहा था, उन्होंने बोला कि तुम लोग जो है कर वसूली नहीं दे रहे हो। जो लगान उन्होंने लगा रखी थी वो नहीं देते थे। जो जंगलों में घुसता उसको मार देते लगान वसूली के लिए। अब ये थोड़ा सा मतलब दिक्कत की बात थी। बाबर ने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, एक बार जो है बताते हैं कि बाबर की ओर देखते हैं और जो कहता है जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था जिसके पीछे परगना के लोग कड़े विद्रोही हो जाते थे और कर अदा करने से मुकर जाते थे। ये बाबर की बात है, अकबर के पिता की बात है ये, बाबर की। तो अब बाबर का इलाका बहुत छोटा था, मतलब बहुत छोटा तो नहीं बोलेंगे हम, काफ़ी बड़ा था। आज के लिहाज से तो कई सारे देश आ जाएंगे उसमें, लेकिन फिर भी छोटा था। अकबर ने उसको काफ़ी ज़्यादा बड़ा किया। अब बाबर ये बोलता था कि जो ये जंगल वाले लोग थे ना, ये कर अदा नहीं करते थे, यानी कि जो भी उन्होंने लगान लगा रखी थी वो नहीं देते थे। अब ये लोग अगर लगान देने लग गए, अब एक तो दिक्कत ये कि छोटे से हिस्से पे खेती करते, उसमें से उनको लगान भी दे दो तो यार खाएंगे क्या, भूखे मर जाएंगे। अब सरकार को मतलब इनकी जो भी यार ये राजा था इनका, उसको इन चीज़ों की दिक्कत नहीं थी।
खाने पीने की दिक्कत नहीं थी, रहने की दिक्कत नहीं थी। तो उसको जो है आम लोगों के दुख इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं पता थे कि आगे उनको क्या तकलीफ़ें होने वाली हैं। अब जंगलों में हो गई घुसपैठ शुरू, इलाके बढ़ाने, सबको चाहिए भाई, राजा बन रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतें खड़ी करी गई, तो उनके लिए क्या चाहिए, इलाके, हर जगह जंगल ही जंगल थे। लोगों ने जो है बहुत सारी सेना तो होती थी राजाओं के पास, उन्होंने जो है जंगलों को उड़ा डाला बिल्कुल। यहाँ पे बताते हैं कि दरबारी इतिहासकारों की माने तो शिकार अभियान एक चलाया जाता था, फेमस अभियान था, यानी कि राजा निकला है शिकार पर, अपनी सल्तनत में जहाँ मन करेगा वहाँ शिकार करेगा। शिकार के लिए चाहिए जानवर, जानवर मिलते जंगलों में, समझ रहे हो ना क्या चल रहा है उधर। वो जो राजा था ना, उसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं था कि वहां पे जाओ और एक शेर को मार के लेके आना है, बस इतना करना है, नहीं नहीं। उसका मुख्य उद्देश्य ये रहता था कि जो आम जनता है उससे मतलब बातचीत बढ़े, क्लोज, मतलब वो अपने दुख जो है हमारे साथ बांटे यार, जो भी कोई दुख आ रहा है उनको, और हम उनका समाधान करें। इसलिए जो है बार बार जो है मतलब हर हफ्ते या महीने जो भी कुछ पैटर्न रहा होगा इनका, तो ये जो है शिकार पर जाया करते थे राजा। ये जो है बाद में धीरे धीरे ट्रेंड बन गया था। और दौरा क्या करते कि किसी को समस्याएं शिकायतें हों तो वो जो है उनके सामने रख सके, और इसकी मदद से वो काफ़ी सारे लोगों की जो है दिक्कतें आसान कर दिया करते थे। तो ये बात थी। अब आगे बढ़ते हैं, और ये अगर चाहो तो आप पढ़ सकते हो, पहाड़ी कबीलों और मैदानों के बीच का व्यापार। यहाँ पे क्या होता था, जो पहाड़ी कबीले थे ना, जो जंगलों में रह रहे थे, वो लोग इनको जो है खाने पीने की चीज़ें और जो भी चीज़ें थी तो वो देते, और उसके बदले उनको जो है दूसरी चीज़ें मिलती है। ऐसे आपस में जैसे व्यापार होता है वही होता है। यहाँ पे बता रखा है कि उत्तर के पहाड़ों से इंसानों, मोटे मोटे घोड़ों और बकरों की पीठ पर लादकर बेशुमार सामान ले जाए जाते थे। यहाँ पे बता रखे जो जो आपको पता है पुराने चीज़ की, सोना, चांदी, तांबा, हीरा, मोती, मोम, शहद, मिर्च, मसाले, सब इधर से उधर पहुँचते थे। कोई जानवर, बाज, चील, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें थी। ये सारी यहाँ पे लिख रखी है जो जो था उसमें। जंगल के उत्पाद जैसे कि शहद, मधुमोम और लाख की बहुत ज़्यादा मांग थी उस समय। शुरुआती दौर में जब 16वीं 17वीं शताब्दी की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उस समय यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मांग थी। लाख ये जो है एक मटेरियल होता है कोई, लाख जैसी कुछ वस्तुएं तो 17वीं शताब्दी में भारत से समुंदर पार कर होने वाले निर्यात की मुख्य वस्तुएं थी। मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर, जैसे अंग्रेज आए थे यहाँ पे मसाले का व्यापार करते करते, वैसे ही जो है उस समय जो है यहाँ पे लाख का जो है काफ़ी ज़्यादा व्यापार हुआ करता था। हाथी भी पकड़े और बेचे जाते थे। अब पकड़े भी जंगलों से जाएंगे और बेचे भी जंगलों में नहीं जाएंगे, वो बाहर कहीं बेच देंगे जाके, क्योंकि सेना बनानी है। सेना, जिसके पास हाथियों की सेना होगी तो वो राजा जीत जाएगा। आपको ये पता ही होगा मगध के बारे में। मगध इतना बड़ा साम्राज्य था, बड़े बड़े राजा उससे युद्ध लड़ने से डरते थे। क्यों? क्योंकि उसके पास हाथियों की सेना थी। अब घोड़े वाले सैनिक कुछ नहीं कर सकते अगर सेना के अंदर हाथी हैं तो, क्योंकि हाथी जो है घोड़ों को फेंक फेंक के मारेंगे फिर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कबीले, जो कबीले थे जो जंगलों में रह रहे थे, उन्होंने भी धीरे धीरे अपने सरदार बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि यार उधर राजा का तंत्र चल रहा है तो इधर वालों को दिक्कत आएगी ना। तो इन्होंने भी अपने सरदार चुन लिए, मुखिया चुन लिए। कई कबीलों के सरदार जो है जमींदार बन गए। अब जमींदार का मतलब क्या था? आप भी सोच रहे हो, मतलब एक बंदा है जिसके पास थोड़ी सी अच्छी ज़मीन है, ठीक बढ़िया वाली, और उसके बाद वो उसके ऊपर खेती कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे जमींदार ना। ऐसा नहीं होता। देखो फ़र्क थोड़ा सा है जमींदार और किसान के अंदर। किसान होता है, अब मेरे पास है मान के चलो थोड़ी सी ज़मीन, कुछ भी 1 एकड़ 2 एकड़ मान लो, तो मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर जाऊँगा, बीज बोऊँगा, खेती करूँगा, उसकी निराई पुताई जो भी करनी है वो करूँगा, और फिर उसको काटूँगा, निकालवाऊँगा और काम बन जाएगा मेरा। मैं हुआ किसान। और मैंने कर दिया किसी को, मतलब ऐसे बोल सकते हो कि मज़दूरों को भेज दिया कि जा उसको संभाल, जा। मज़दूरों को ही, अपना खुद कुछ नहीं कर रहा मैं खेती से जुड़ा हुआ, बस हाँ खेती से जुड़ा हुआ हूँ लेकिन खेती का कुछ कर नहीं रहा मैं काम, तो उसको बोला जाता है जमींदार। ये बड़े व्यापारी हुआ करते थे, मतलब बहुत सारा नियंत्रण इनके हाथों में था, आगे जानने को मिलेगा। कई कबीलों के सरदार जो है जमींदार बन गए, कुछ तो राजा भी बन गए। ऐसे में उन्हें सेना खड़ी करने की जरूरत पड़ी। राजा बना तो भाई दिक्कत तो आती है ना, क्या पता कोई हमला करे और जो चीज़ें उसने इकट्ठा करी है वो लुट जाए। उन्होंने अपने ही खानदान के लोगों को सेना में भर्ती कर दिया। ज़्यादा सेना तो थी नहीं, जो मिला उसी को भर्ती कर दिया, या फिर अपने ही भाई बंधुओं से सैन्य सेवा की मांग की। सिंध इलाके की कबीलाई सेनाओं में 6000 घुड़सवार और 7000 पैदल सिपाही होते थे।
ये वैसे कबीला था कि क्या था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया यार। इतनी बड़ी सेना रखते थे ये लोग भी। वैसे अगर बड़े शासक हमला करे लाखों की तादाद की सेना वाले, तो इनकी कोई हैसियत नहीं है। वैसे भी असम में अहोर राजाओं के अपने पायक होते थे। ये पायक जो है थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो आप, ये वे लोग होते थे, पायक जो है ये वे लोग थे जिन्हें जमीन के बदले सैन्य सेवा देनी पड़ती थी। यानी कि उनको जमीन दे देता था राजा जीतने के बाद में, और उसके बदले जब भी कभी युद्ध होता तो उनको सैनिक देने पड़ते राजा को। अपने जितने भी सैनिक होते तो वो जो है राजा को देने पड़ते थे लड़ाई के दौरान। राजा को चाहिए ना, अब इतनी बड़ी सेना को पैसे कौन देगा। अब राजा पागल तो है नहीं कि पूरी सेना को पैसे देता फिरेगा। तो ये क्या करते थे, ये दिमाग लगाते राजा लोग। ये जो है बहुत सारे जो पायक बना लेते, उनसे जब जरूरत पड़ती सेना मांग लेते, और उसके बदले उनको क्या मिलता, उनको ज़मीन मिल जाती, और उस पर वो लगान वसूली जिनसे भी करनी है, जो कुछ करना है उनको उधर वो कर सकते थे। मान के चलो एक गांव दे दिया, 2 गांव दे दिया, ऐसे होता था यहाँ पे, ठीक है। तो गांव में जो लोग रहते थे उनसे लगान वसूली बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो वो सारी पायक के पास आती थी, और उसके बदले वो सेवा प्रोवाइड करता था राजा को। और जो धन आता था उस गाँव से, उससे वो अपनी सेना का खर्च और जो भी कुछ करना होता वो किया करता था। अहोम राजाओं ने जंगली हाथी पकड़ने पर अपने एकाधिकार का ऐलान कर दिया कि हमारा अधिकार है, कोई और घुस नहीं जाएगा बीच में। ये अहोम राजाओं की बात है। चलो ये बात हुई थी। अब बात आ गई जमींदार की, जमींदारी की बात आ गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का। जिनकी कमाई, यहाँ पे जमींदारों की बात होगी पूरे इसमें, तो जिनका जो भी है वो सारे जमींदारी है, ठीक है। तो जमींदारों की जो कमाई है वो खेती से आती थी, लेकिन जो कृषक उत्पाद से सीधे हिस्सेदारी नहीं करते थे ये जमींदार थे, जो अपनी ज़मीन के मालिक तो होते थे, और उन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिली हुई थी। जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के पीछे एक कारण जाति था। जाति भेदभाव बहुत ज़्यादा चल रहा था, और जो जमींदार थे ज़्यादातर वो अमीर लोग, उच्च जाति के लोग थे। दूसरा कारण ये था कि वे लोग जो है राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं दिया करते थे। राज्य को, गांव या जहाँ पे ज़मीन है वहाँ को नहीं, राज्य को दिया करते थे। जैसे लगान वसूली करवाना हो गया राजा का, या और भी बहुत सारे काम होते थे, लड़ाई में मदद करवाना, तो ये चीज़ें होती थी। जमींदारों की समृद्धि की वजह थी उनका विस्तृत व्यक्तिगत जमीन। इन्हें मिल्कियत कहते थे। मिल्कियत आपसे पूछा जा सकता है कि मिल्कियत क्या थी। मिल्कियत थी उनकी संपत्ति, उनकी जो ज़मीन थी ना, उसको मिल्कियत कहा जाता था उस टाइम के अंदर। तो बहुत बड़े बड़े इलाके हुआ करते थे इनके। ज़्यादातर जमींदारों के पास अपने किले भी थे। जैसे राजा लोग अपने किले बनवाते, वैसे ही जमींदारों के पास भी अपने किले हुआ करते थे, और अपनी सैनिक टुकड़ियां भी, जिसमें घोड़सवार, तोपखाने, पैदल सिपाही के जत्थे होते थे। मतलब कि लगभग ये मान लो 100-200 सैनिक, 500 सैनिक ये भी रखा करते थे। अब समझ लो, मतलब अमीर बंदा था यार जो भी कोई था, जो भी जमींदार थे। ऐसे कोई नॉर्मल सा 2-4 एकड़ की ज़मीन वाला जो है जमींदार नहीं बनता था। बहुत बड़े इलाके पे कब्जा रखते थे वो भी। मतलब उस टाइम पर कब्जा ऐसे था जैसे आम बात हो गई, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पे बताते हैं समय बदल गया धीरे धीरे। निचली जाति के लोग, यहाँ पे जमींदारों के लिए कुछ ऐसे जाति का जो है ना धीरे धीरे खत्म होता गया। जो निचली जाति के लोग थे वो भी जमींदारों के दर्जे में दाखिल हो सकते थे, लेकिन शर्त ये थी कि पैसा हो, क्योंकि ज़मीन जो है इस काल में जमींदारी धड़ल्ले से खरीदी और बेची जा रही थी। यानी कि पैसा दे ज़मीन ले, ज़मीन मिल गई जमींदार बन गए, है ना, मस्त जुगाड़। तो ऐसा किया करते थे। आजकल भी कर सकते हो आप, अगर आपको जमींदार बनना है तो ज़्यादा ज़मीन चाहिए तो पैसे दो, वैसे इतनी महंगी ज़मीन कैसे खरीदोगे। राजपूतों और जाटों ने ऐसी रणनीति अपनाकर, ये 2 कैटेगरी ऐसी थी जो उस समय जो है राज कर रही थी, जमींदार इनमें से बहुत ज़्यादा थे। ऐसी रणनीति अपनाकर उत्तर भारत में ज़मीन की बड़ी बड़ी पट्टियाँ जो है ना, मतलब इलाके होते हैं ये, तो पट्टियों पर अपना नियंत्रण पुख्ता किया। इसी तरह मध्य और दक्षिणी पश्चिम बंगाल में किसान पशुचारियों ने ताकतवर जमींदारियाँ खड़ी कर ली। देखो हुआ क्या था, जब राजा लोग तो राज कर रहे थे, उनको लगान वसूली में और बहुत सारे कामों में मदद चाहिए थी लोगों की, वो गए जमींदारों के पास। जमींदारों को पता लग गया तो उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े इलाके कब्जे करके बैठ गए कि ये मेरा, ये मेरा। तो इस वजह से उनके पास आजकल आप देखोगे बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी संपत्ति अभी भी पड़ी है। तो वो ऐसे ही आई थी, वो ऐसे नहीं कि उनकी कुछ बना के लाए थे, वो कब्जे करे गए थे। आगे बढ़ते हैं। जमींदार जो है अक्सर बाजार स्थापित करते थे। जो बाजार था वो जमींदारों के अंडर में था, तो मुनाफा भी बाजार वालों को मिलेगा, और बाजार जमींदार का है तो जमींदार को मुनाफा मिलेगा। जहाँ किसान भी अपनी फसलें बेचने आया करते थे, जिसके पास थोड़ी ज़्यादा हो जाती थी किस्मत से कभी कभी, तो आते थे। किसानों से उनके रिश्ते में पारस्परिकता, पैतृकवाद और संरक्षण का पुट था। 2 पहलू इस बात की पुष्टि करते हैं।
एक तो यह है कि भक्ति संतों में जहां बड़ी बेबाकी से जातिगत और दूसरी किस्मों के अत्याचारों की निंदा की, वहीं पर उन्होंने जमींदारों को किसानों के शोषक या उन पर अत्याचार करने वाले के रूप में नहीं दिखाया। देखो, जमींदार लोग शोषण कर रहे थे, जमीन उन्हीं के पास थी, सिंपल बात है, मनचाहा रेट लगा रहे थे। जो किसान फसल बेचने आते थे बाजार में, बाजार उनके कंट्रोल में था, बहुत सारी चीज़ें थी, लगान वसूली उनको करनी होती थी। तो यहाँ पे जो है ना, जो ये किताबें थी, भक्ति संत थे, बहुत सारे भक्ति संत हुए हैं, पिछले पार्ट में भक्ति सूफी परंपराओं में हमने जाना था, तो उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि ये जो जमींदार हैं ये किसानों का शोषण कर रहे हैं, कभी नहीं कहा। हो सकता है कुछ भी कारण रहा उनका अपना। दूसरा जो कारण था वो यहाँ पे बताते हैं कि 17वीं सदी के भारी संख्या में कृषि विद्रोह हुए और उनके राज्य के खिलाफ जमींदारों को अक्सर किसानों का समर्थन मिला। तो ये जो है अच्छा फायदा मिला जमींदारों को अपनी जमींदारी बनाए रखने में। अब बात आ गई भू राजस्व प्रणाली की। भू राजस्व यानी कि जमीन के ऊपर जो राज्य का जो भी प्रणाली बनाई गई तो वो कैसे काम करती थी। भू राजस्व के इंतजामात में 2 चरण थे, पहला कर निर्धारण और दूसरा था वास्तविक वसूली। देखो, 2 चीज़ें होती हैं, आपको सरकार को किसी को भी जो है पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें जो है हर बंदे से इसके पास 1 पर एकड़ लगाएंगे या फिर जो भी सिस्टम रहेगा उनका, तो मान के चलो पर एकड़ जो है उनको 5 पैसे की वसूली लेनी है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, पहले निर्धारण कर लेंगे 5 पैसे 1 एकड़ पे चाहिए हमको, उसके बाद जाएंगे वसूली करने। अब हर बंदा देगा नहीं, कोई छोड़ के भाग गया, अब ज़्यादा तो कोई देता ही नहीं है, सबको पता है ये बात तो, लेकिन उस समय कर बहुत ज़्यादा था और जो कि लोग देना पसंद नहीं करते थे, आधे भग जाते थे, कोई कुछ कर रहा है, आनाकानी कर देता था, जो भी दिक्कतें, बहुत सारी दिक्कतें आती थी। जमा निर्धारित रकम थी और हासिल सचमुच वसूली गई रकम। देखो यहाँ पे 2 शब्द इस्तेमाल होंगे, एक थी जमा, एक थी हासिल। हासिल वो रकम थी जो दूसरे वाली वास्तविक वसूली जो मिली थी, और जमा जो वो थी जो अंदाजे से कि हाँ इतना चाहिए हमको, इतना आ जाएगा हमारे पास, तो वो रकम हुआ करती थी। हर प्रांत में जुती हुई जमीन और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की गई। अब हुआ क्या कि पंगा धीरे धीरे ऐसे, मतलब कुछ लोग बोल रहे हमारे पास तो ज़मीन कम है, हम इतना क्यों दे, ये हो वो, ऐसे बहाने मारते गए। तो इन्होंने क्या किया, ज़मीन की नपाई करवा दी पूरी की। तो हर प्रांत में जुती हुई ज़मीन, ऐसे नहीं कि मतलब क्या हुआ था, पंगा ये नहीं था, पंगा मतलब कुछ एक आनाकानी कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। असली पंगा ये हुआ, कुछ किसानों ने या फिर कुछ जो जमींदार लोग थे उन्होंने जंगलों को काट दिया और जंगलों की ज़मीन पर खेती करने लगे। अब जो जंगल की ज़मीन थी वो उनके अंडर में नहीं आती थी, मतलब जो कर वसूली के अंडर में नहीं आती थी, तो वो जो है उसका कर देते ही नहीं थे। तो उस चक्कर में उन्होंने क्या किया, अब पूरा इलाका छान मारा कि कहाँ कहाँ पे ज़मीन जुती हुई है। तो हर प्रांत में जो जुती हुई ज़मीन थी, जोतने लायक ज़मीन थी, सबकी नपाई कर दी। मतलब जोतने लायक थी, भले ही जोतो ना जोतो वो तुम्हारी सरदर्दी है, कब्जा करके बैठे हो ना, लगान दो इसका। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने आइन, ये मैं बता रहा था इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अबुल फजल जो है लेखक है इसके, और आइन जो है किताब है, आइन अकबरी में ऐसी ज़मीनों के साथ के सभी आंकड़ों को संकलित किया गया, इकट्ठा कर लिया। बहुत सारी रिपोर्ट आ गई कि इस वाले गांव में इतनी ज़मीन है, इस वाले में इतनी ज़मीन है, सारा कुछ पता लग गया। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि हर गांव में खेतीहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए। अब औरंगजेब की बात करें तो उसने बोल दिया कि सालाना हिसाब रखो, किसने कितना दिया है, किसने कितना नहीं दिया है। क्या पता बंदा पिछली बार छोड़ के भाग गया हो, अब की बार आ गया तो अब की बार उससे पिछले वाले की वसूली तो लेनी है, तो वो पूरा हिसाब रखने को बोल दिया। अब यहाँ पे जो है अकबर के शासन में भूमि का वर्गीकरण, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया इसको। देखो यहाँ पे जो है ना, जमीन को कई सारे हिस्सों में बांटा गया। हर एक व्यक्ति जो है बराबर की कर वसूली नहीं दे सकता था, आप भी ये बात जानते हो। जमीन के हिसाब से कहीं पे उपज ज़्यादा होती थी, कहीं पे कम, हिस्सा बराबर नहीं था, कहीं पे पहाड़ थे, कहीं पे उगती ही नहीं थी। तो इसके हिसाब से इन्होंने ज़मीन को बांट दिया। पोलज जो है ज़मीन थी, वह ज़मीन थी, ये नाम रख दिए इनके, ठीक है। पोलज वह ज़मीन है जिसके एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती है, मतलब जैसे नॉर्मल आप खेती करते हो तो वो जो है पोलज ज़मीन है, और जिसे कभी कालीन नहीं छोड़ा जाता। परोती दूसरी टाइप की ज़मीन थी। परोती वह ज़मीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है। ऐसा इसीलिए होता है ताकि जो है ना वो अपनी खोई हुई ताकत है ज़मीन वो हासिल कर पाए, मतलब थोड़ी कमज़ोर ज़मीन है ये। तीसरी टाइप की आ गई चच्चर, हैं इस अजीब सा नाम है। वह ज़मीन थी जो 3 या 4 साल तक खाली पड़ी रहती थी।
अब इसमें लगान कौन देगा भैया, तुम बताओ। 3 साल से ज़मीन खाली पड़ी है, लगान दो, कौन देगा। अगली ज़मीन थी बंजर। बंजर वो ज़मीन थी जिसपे 5 या उससे भी ज़्यादा सालों से खेती हुई ही नहीं है, मतलब ख़राब हुई पड़ी है, कंकर पत्थर पड़े हैं उसमें। तो पहले 2 प्रकार की ज़मीन की 3 किस्में आती थी। पहली जो 2 प्रकार है, पोलज और परोती, क्योंकि यही वो ज़मीन थी जिसपे खेती होती थी असल में, सही मायनों में, क्योंकि यहाँ पे तो खेती हो नहीं रही। चच्चर में तो 3-4 साल छुट्टी, बंजर में होती ही नहीं है। तो पोलज और परोती में ही खेती होती थी। पोलज में ज़्यादा होती थी, परोती में थोड़ी सी कम होती थी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये जो 2 प्रकार थे ऊपर वाले, तो इनको जो है 3 भागों में बांट दिया, अच्छी ज़मीन, मध्यम और ख़राब ज़मीन। वे हर किस्म की ज़मीन के उत्पाद को जोड़ देते और इसका तीसरा हिस्सा मध्यम उत्पाद माना जाता, मतलब खराब वाले को जहाँ तक भी है ज़्यादा देना पड़ेगा, जिसका 1/3 हिस्सा शाही शुल्क माना जाता है। क्या, जो भी ज़मीन से, मतलब तीनों को जोड़ दो, एवरेज निकाल दे तीनों का, ठीक है, मतलब ज़मीन से इतना आया, उसका 1/3 हिस्सा इनको देना पड़ता। अब जिसके पास ज़्यादा उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, अच्छी ज़मीन है तो, और जिसके पास ख़राब ज़मीन है उसको थोड़ा सा दिक्कत होती, थोड़ा सा ज़्यादा लगान देना पड़ता था। अब ये देखो, ये मैप थोड़ा सा आपको आइडिया देगा। देखो बाबर का शासनकाल था, ये जो रेड कलर में आप देख पा रहे हो इधर तक का, बस तो बहुत ही छोटा इलाका था, है ना बाबर का। अकबर आया, बोला पिताजी आपने तो कुछ नहीं किया, मैं बताता हूँ ज़मीन कैसे बढ़ाते हैं। इसने क्या किया, इधर तक आया, ये इलाका कब्जा लिया। अब ये बात आई है औरंगजेब की, ये बोला है कौन है तुम लोग, चल भागो यहाँ से, सारा भारत मेरा। देखो कितना, ये पूरा, ये जो भी दिख रहा है ना, ये लाल पीला, ये भी इसी का था, ठीक है, मतलब इसके अंदर छिप गया है लॉजिकली ये। तो ये देखो इतना, मतलब पूरा भारत जो था ना, भारत का नक्शा देखो यहाँ तक, ये वाला हिस्सा जो पीले कलर में है, ये वाले को छोड़ दो, बाकी पूरे भारत पे इसका एकाधिकार हुआ पड़ा था। भारत के अंदर उस समय बांग्लादेश भी था, इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे पाकिस्तान भी था। ये इतना बड़ा इलाका कब्जा करके बैठ गया, तो ये सही था यार, है ना। ये इसके जो है मेन सेंटर हुआ करते थे, काबुल, लाहौर, पानीपत, दिल्ली, आगरा, पटना, आमेर, अजमेर, ये वो सेंटर थे जहाँ पे मतलब मेन चीज़ें। ये पाकिस्तान का हिस्सा है लाहौर, आपको पता ही होगा ये तो, है ना। तो यहाँ पे वे हिस्से हुआ करते थे जो कि मतलब मेन इनके ऊपर ट्रेड या मतलब व्यापार हुआ करता था। व्यापारिक केंद्र थे ये बड़े बड़े यहाँ पे, और आपस में जो है व्यापार होते थे, तो इनसे ज़्यादा वसूली होती थी। ये हाईलाइटेड केंद्र थे इनके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये मज़ेदार टॉपिक है, मज़ा आएगा इस चीज़ को पढ़ के, जान के आपको। चांदी का भाव, पैसा ही पैसा, ना रे ना, चांदी ही चांदी, सोना ही सोना। अरे भाई मज़ा आ गया। देखो क्या हुआ था, 16वीं शताब्दी की बात है, बहुत बड़ी जनपद, महाजनपदें बन गई थी। एक थी मिंग चीन के अंदर, सफावी ईरान में, ऑटोमन तुर्की में। जैसे ये वाली थी भैया, ये अकेला राजा तो था, ये नीचे वाले तो छुटर पुटर थे, इनके बस का तो कुछ था नहीं। असली कौन था, असली तो यही था। तो ये वाला जो था ना, जो औरंगजेब था या अकबर था, इनके बड़े बड़े व्यापार हुआ करते थे दूसरे देशों के साथ, उनकी बड़ी बड़ी सल्तनतों के साथ में। अब व्यापार होगा तो क्या आएगा, पैसा आएगा। पैसा नहीं आता था उस टाइम पे, पैसा कुछ था नहीं। वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिस्टम था कि मतलब सामान के बदले सामान लेना देना, वो सिस्टम रहता थोड़ा। कीमत निर्धारित कर दी जाती बाद में। तो दूसरे देशों से भारत के अंदर चांदी आने लगी। अब ये चांदी इतनी मात्रा में आई कि राजा ने, अकबर ने जो है सिक्के निकलवा दिए, चांदी के रुपए निकलवा दिए, ऐसे वाले। इसके ऊपर ये उर्दू में लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता क्या लिख रखा है, मुझे उर्दू नहीं आती, आपको आती है तो अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे जो है इस टाइप के जो है सिक्के यहाँ पे निकलवा दिए थे राजा ने, अकबर ने, और वो सिक्के जो है नकदी का काम करने लगे। जैसे आजकल होते हैं ना, पैसे दो, पैसे मतलब सामान लो पैसे दो, वो वाला सिस्टम। तो उस समय के जो रुपए थे वो ऐसे वाले बना दिए अकबर ने। और इनके इससे क्या हुआ, इससे नकदी बढ़ गई। नकदी मतलब कि पहले क्या होता था, सामान दे के चला गया बंदा, आ रहा है फिर कुछ दूसरा सामान दे रहा है या फिर उसके बदले। तो अब जो है उसको ये सिक्के मिल जाते, और ये सिक्के वो कहीं और जाकर कुछ और सामान ले सकता था। तो ये थोड़ा उनके लिए फ़ायदेमंद चीज़ हुई। अब धीरे धीरे व्यापार तो ऐसा तो था नहीं कि भारत अकेले एक चीज़ के लिए मशहूर था, बहुत ज़्यादा व्यापार भारत किया करता था उस समय में। औरंगजेब ने चांदी के सिक्के बोला, भाई साहब अकबर तूने अच्छे नहीं बनाए थे, मैं बनाता हूँ, देख गोल गोल बनाए प्यारे प्यारे सिक्के। अब देखो भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई। एशिया में, भारत में नहीं, एशिया में। इस चांदी का एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ खिंच गया। क्यों? क्योंकि व्यापारी तो भारत में थे, चीन जाके क्या करेंगे वो लोग।
भारत में धातु मुद्रा खासकर चांदी के रुपये आने लगे, अच्छे आने लगे। भारत में चांदी का कोई मतलब ऐसे नहीं था खुदाई करके कहीं से चांदी निकाल गई हो, तो दिक्कत थी, चांदी की किल्लत हुआ करती थी। लेकिन इतनी चांदी आ गई बाहर से कि भाई साहब दिक्कत तो कहाँ, रुपये भी चांदी के बन गए। ये लो जी, मौज लो तुम। मुगल राज्य को नकदी कर उगाने में भी आसानी हुई, उसका ये भी फायदा हुआ ये जो सिक्के बनाए, क्योंकि कर उगाना था, उगाई ली जाती थी ना पहले, तो वो जो कर था वो भी आसानी से मिलने लगा उनको। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है सिक्के थे। पहले क्या होता था, कोई बंदा सिक्के दे रहा है, मतलब कोई नहीं दे रहा है, कोई अनाज ही दिए जा रहा है कि भाई साहब मैं तो, मेरे पास तो अनाज ही है, मेरे पास सिक्के नहीं है, अनाज ले लो तुम, एक तिहाई अनाज दे देता, तो ये सिस्टम चलता। लेकिन अब नकदी का सिस्टम आ गया था। इटली के एक मुसाफिर जोवरी कारेरी, जो लगभग 1690 ईस्वी में भारत से होकर गुजरा था, ये फेमस है, मतलब इसका नीचे जो है लेख भी मिलेगा आपको। इसने जो है इस बात का बड़ा सजीव चित्र पेश किया कि किस तरह चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंचा करती थी। चलो मैं बताता हूं कैसे पहुंचती थी। ये है उसका लेख पूरा, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, इंटरेस्टिंग है। देखो क्या होता था, अमेरिका और यूरोप ये बड़े इलाके थे जहाँ पे चांदी और सोना निकला करता। अमेरिका में ज़्यादा था, बाकी देशों में कम था। तो सोना, गोल्ड, पैसा ही पैसा, जिसके कीमत आज बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो वो जो सोना था वो व्यापार के बदले उनको सामान चाहिए, वो सामान लेंगे, उस सोने को दे देते, यूरोप को देते, छोटे मोटे इधर उधर के देशों को देते, ठीक है। भारत से भी सामान जाता, भारत वालों को मिल जाता कुछ सोना। अब यूरोप वालों को भी सामान चाहिए, वो भी भारत से जाता, तो वो लोग भी क्या करते, भारत को सोना दे देते। मतलब घूम फिर के वो जो सोना था थोड़ा बहुत जो है तुर्की वुर्की इधर उधर चला जाता, क्योंकि उनको उधर से भी सामान चाहिए होता। लेकिन तुर्की वालों को फिर भारत से चाहिए होता, वो फिर भारत को सोना ला के देते, कुछ और तो देने को था नहीं। तो इस तरीके से ये पूरी प्रणाली अगर आप देखोगे, समझोगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सोना घूम फिर के आ भारत में ही रहा है। इतना सोना हो गया भारत में, मतलब गरीब व्यक्ति के पास भी थोड़ा मतलब आधी किलो ऐसे सोना मिल जाया करता था। अब बाद में लूट गया था, अंग्रेज लूट के ले गए और फिर इतने महंगे हो गए ये सोने की कीमतें। बट जो भी है ऐसा सिस्टम था, और इतना सोना चांदी भारत के अंदर अपार दौलत आ गई थी व्यापार के बदले, और भारत से जो है सिर्फ सामान जाया करता। वैसे सामान की कीमत थी यार वो तो लॉजिकली। चलो आगे बढ़ते हैं। अबुल फजल की आईने अकबरी। अबुल फजल ने एक किताब लिखी थी आईने अकबरी। अकबर के शासन के 42वें वर्ष 1598 ईस्वी में 5 संशोधनों के बाद इसे पूरा किया गया। आइन इतिहास लिखने में एक ऐसे बृहत्तर परियोजना का हिस्सा थी जिसकी पहल अकबर ने की थी। इस परियोजना का परिणाम था अकबरनामा, किताब है ये भी, जिसे 3 जिल्दों में रचा गया। जिल्द ये मतलब किताब टाइप का ही होता है, सब टाइप, जैसे आपकी ये इतिहास 3 किताबें बना रखी है टाइम पास के लिए, वैसे ही था ये भी 3 जिल्दों में रचा गया। पहली 2 जिल्दों ने ऐतिहासिक दास्तान पेश की। देखो 3 हिस्से बने थे मेन किताब के, आप समझ सकते हो इस तरीके से, ये 3 हिस्से बने हुए थे। तो वो जो पहला हिस्सा था वो यहाँ पे बताएंगे कौन सा हिस्सा क्या दिया करता था हमको। तीसरी जिल्द आईने अकबरी को शाही नियम कानून के सारांश और साम्राज्य के एक राजपत्र की सूरत में संकलित किया गया था। आइन कई मसलों पर विस्तार में चर्चा करता है। दरबार, प्रशासन, सेना का संगठन, राजस्व के स्रोत, अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल और लोगों के साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रिवाज, अकबर की सरकार के तमाम विभागों और प्रांतों के बारे में। तो ये हमें इस किताब के अंदर ये मिलता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलती है उस समय के समाज की, जो भी कुछ था। आइन को जो है 5 भागों का संकलन था, जिसके पहले 3 भाग प्रशासन का विवरण करते, प्रशासन जो राजतंत्र चल रहा था उसका बारे में बताते। मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब शाही घर परिवार और रख रखाव की से ताल्लुक़ रखती थी, यानी कि उस समय के जो घर परिवार थे उनके शाही परिवार थे जो, तो उनके अंदर क्या होता था, कैसे व्यवहार थे, जो भी कुछ है वो बताया करते। दूसरी जो भाग था, 5 भाग थे ना, तो दूसरा भाग सिपाही आबादी, सैनिक, नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था के, मतलब महल में जो नौकर चाकर रहेंगे, सिपाही कैसे काम कर रहे हैं, कितने सिपाही हैं, क्या है, तो उनके बारे में बताता। इस भाग में शाही अफसरों, विद्वानों, कवियों और कलाकारों की संक्षिप्त जीवनियाँ भी शामिल हैं। तीसरा जो है वो है मुल्क आबादी। मुल्क होता है देश, जो भी राज्य था उनका, उसकी आबादी कितनी है, कैसी है, क्या है, अमीर है कि गरीब है, वो बताएगा। तो यह वह भाग था जो साम्राज्य व प्रांतों के वित्तीय पहलू, वित्तीय होता है पैसा, ठीक है,
पैसे के बारे में, राजस्व की दरों के बारे में, कि इतना ब्याज लगान वसूली क्या है, विस्तृत जानकारी देने के बाद 12 प्रांतों का बयान देता है। इस खंड में संख्या की सूचनाएं तफसील से दी गई हैं, जिसमें सूबों और उनके तमाम प्रशासनिक व वित्तीय इकाइयों के भौगोलिक स्थलाकृतिक और आर्थिक रेखा चित्र भी शामिल हैं। इसी खंड में हर प्रांत और उसकी अलग अलग इकाइयों की कुल मापी गई जमीन और निर्धारित राजस्व, मतलब जमा जो था, हम पढ़ रहे थे जमा क्या था ना, तो वो जो अंदाज़ा लगाया जाता वो भी दिया गया। मतलब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई थी तीसरे हिस्से के अंदर। अब आगे बताते हैं, यहाँ पे जो है तालिकाबद्ध किया गया था, सारी चीज़ें जो है ऐसे टेबल से बना रखी थी कि इसमें ये है। तीसरे वाले की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारी थी, तो ऐसे कन्फ्यूजन होगा, भसड़ मच जाएगी ऐसे तो उधर। तो इसमें अलग अलग टेबल बना रखी, जैसे महल किसका था, किले किसके पास थे, कितने थे, अराजी ज़मीनें, पाई मूद यानी कि मापे गए इलाके कितने थे, नकदी कितनी मिली, सुई रुगल दान में दिया गया राजस्व अनुदान कितना था, जमींदार कितने, खाना, और भी बहुत सारी उनकी जातियां क्या थी, जो जमींदार थे, घुड़सवार थे कि पैदल सैनिक थे, उनके पास क्या था, हाथी भी थे क्या नहीं थे, फौज थी कि नहीं थी। ऐसी बहुत सारी जानकारी हमको यहाँ से इस किताब के अंदर से मिली है। और इसके बाद आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। ख़त्म आसान था ना चैप्टर, देखो चैप्टर समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था। किताब में कुल मिला के हमें पूरा जो है ब्यौरा मिलता है। आईने अकबरी जो किताब है उसके अंदर हमें ऑलमोस्ट उनके राजतंत्र के बारे में, उनके महल के बारे में, उनकी जो आम जनता थी, आवाम थी, उनके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। हमने दूसरी जो स्रोत थे इतिहास जानने के, उनको मैचअप किया तो लगभग बराबर था, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये थी कि जो ये आईने अकबरी था ना, ये राजा या फिर अमीर लोगों की जो है सोच के बारे में बता रहा था, ना कि गरीब लोगों की सोच के बारे में, क्योंकि गरीब जनता हो सकता है कुछ और सोच रही हो। यहाँ पे सिर्फ राजतंत्र के बारे में, अपने बारे में, अपने कर वसूली के बारे में बता रखा है। वैसे अकबर ने बोल दिया था कि जो लोगों से तुम जाओ और ब्यौरा लेके आओ कि मतलब एक सत्य, बिल्कुल झूठ मूठ का, ऐसे नहीं कि मेरी बड़ाई मारो, सच सच जो भी कुछ है उनको अच्छा लगता है वो लिख डालो। इसको जो है काफ़ी डिटेल के साथ में ढूंढा गया, बहुत सारे सबूत ढूंढे गए, जो भी कुछ था, और उसके बाद उनको लिखा गया किताब के अंदर, और कुल मिला के पता चला ठीक ठाक ही था, ज़्यादा अच्छा राजा नहीं था। चलो जो भी था, गलतियाँ जो किताब लिखते समय हुई होंगी या नहीं हुई, क्या लगता है आपको? उन्होंने किताब को इतनी सावधानी से लिखा कि गलतियां ना हो, उसके बावजूद भी संख्याओं में गलतियां पाई गई। हो सकता है हमने पढ़ने में, ट्रांसलेशन में गलती कर दी हो, या उन्होंने ही गलती कर दी हो लिखते टाइम, कॉपी करते टाइम, कुछ भी हो सकता है यार, कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। ये तो लिखने का काम है, बस कुछ भी बनाया जा सकता है। चलो ये, हाँ एक चीज़ बता देता हूँ आपको, इस चैप्टर से जो है ये चीज़ें पढ़ लेना, इस वाले की इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी काम आएंगी आपकी। मतलब कि उनका शासनकाल के बारे में एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि कब क्या हुआ था। ठीक है, तो चलो वीडियो ख़त्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, वैसे 12th में यार क्या फ़र्क पड़ता है, क्लास 6 से 12 तक की सारी क्लास की वीडियोस होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी दबा लेना, ताकि यार कोई अपडेट आए आपके काम का होगा तो प्रोवाइड मिल जाएगा आपको, टाइम से मिलेगा बिल्कुल से। चलो अब ख़त्म करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नई वीडियो के अंदर।